नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 15 में आज हम एक और छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ चिन्ह बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक निशान ये बना दिया और एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। ये मैंने यहाँ पर 3 चिन्ह बना दिए। इनको ध्यान से देखें आप भी, ये किस प्रकार के चिन्ह हैं। आज इन 3 चिन्हों और जो गणित के अंदर और भी जो चिन्ह हैं उनके बारे में आप है वो छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये दो जो लाइनें खींची है, इसका क्या मतलब है, एक ये जो खींचा है इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, इन तीनों के बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख दूं कि पहले के लिए मैं ये लिख देता हूं कि 8 और ये निशान लगा करके 8, और दूसरे के लिए मैं ये लिख देता हूं कि 9 और यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ, और तीसरे के लिए अगर मैं ये लिख देता हूँ कि अपने यही ले लेते हैं 10 और इधर 9। अब यहाँ पर आप क्या समझते हो कि पहले मैंने ये 3 चिन्ह लिखे, गणितीय निशान, गणित के अंदर हम बार बार इनका उपयोग करते हैं, और फिर मैंने इनके दोनों तरफ संख्याएं लिख दी। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है, आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाइए, हम जानते भी हैं इसके बारे में। इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो 8 और 8 क्या है, ये इधर भी 8 इधर भी 8, दोनों संख्याएं क्या है, ये बराबर है, समान है। तो ये जो हमारा चिन्ह है, ये निशान है, ये किसका है, बराबर का या समान, इक्वल। तो ये जो पहला गणितीय चिन्ह है, इस तरह का 2 छोटे छोटे रेखाखंड खींच दें ऊपर नीचे, तो ये बराबर का या समान का। और यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे कि 8 बराबर है 8 के, 8 और 8 दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इनको आगे हम है वो समीकरण में भी इसका उपयोग करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो आप कहोगे कि जी यहाँ पर तो ये कैसे लिखा है और यहाँ पर ये कैसे लिखा है, यहाँ तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जो चिन्ह है इनके अंदर क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपने कि 9 लिखा है जी, इधर 10 लिखा है, तो अगर हम संख्याओं की बात करें तो 10 बड़ा है 9 छोटा है, इधर 10 बड़ा है 9 छोटा है। अब यहाँ पर क्या है, हमें एक कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है हमारे मन में, ये बात समझ में नहीं आती कि ये बराबर वाला तो हमारे समझ में आ गया कि 8 के बराबर 8 है। अब यहाँ पर हम क्या लिखें, कैसे लिखें, और ये जो चिन्ह है ये किसके हैं, यहाँ पर हमारे बात है वो पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती। तो इसके अंदर में आज आपका है कन्फ्यूज़न है, जो भी आप इसमें कन्फ्यूज़ होते हो, भूलते हो, वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आप कभी कन्फ्यूज नहीं हो। अब इनको मैं पुनः लिखता हूं, इन दोनों को। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, ये जो हमारी बात है इसको मैं इस तरह से लिख दूं 10 और ये लिख देता हूं, और इसको मैं इस तरह से लिख दूं 9 और 10। अब फिर आप कहोगे क्या जी इसमें और इसमें हमारे तो कुछ फिर पल्ले नहीं पड़ा भी, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, यानी ये 9 10 था, इसको 10 9 कर दिया,
इसकी शक्ल भी वैसी ही है, इसकी शक्ल भी वैसी है। तो यहाँ 9 और 10 को बदला है, 9 की जगह 10, 10 की जगह 9। फिर हमारे बात है कोई पल्ले नहीं पड़ती है हमारे। फिर यहाँ पर क्या है, हमेशा हमें कंफ्यूज रहता है। और पेपर के अंदर, गणित के अंदर हमारी किताब में लिखा भी है, वो हमारे याद नहीं रहता है। अब गणित की किताबों में क्या लिखा है इस चिन्ह के लिए और इस चिन्ह के लिए, अब किताबों में क्या दिया हुआ है यह समझने वाली बात है। किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब में यह लिखा हुआ है से बड़ा है। इसको किताब में पढ़ने का तरीका बताया है, से बड़ा है। और यहां वो लिखता है किताब के अंदर से छोटा है। से बड़ा है और से छोटा है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अब किताब की भाषा क्या कहती है, किताब की भाषा तो ये कहती है से बड़ा है और से छोटा है। तो 10 बड़ा है 9 से, और यहां पर क्या लिखेंगे, 9 छोटा है 10 से। 10 बड़ा है 9 से और 9 छोटा है 10 से। अब से बड़ा है से छोटा है, फिर हमारे कोई पल्ले नहीं पड़ती बात। तो इसका सीधा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, एक ही बार में पकड़ कर लेना आप कि इसको अपने क्या करें। ये है, जैसे ये है और इधर ये है। फिर समझें इसको, आप कंफ्यूज नहीं होना यहां पर अब आप अच्छी तरह से सीख जाओगे कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। हम कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारे अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। यहां पर आप एक चीज पकड़ लो, कैच कर लो कि ये मान लो इसकी चोंच है और ये इसका मुंह है, खुला है, ठीक है। इसकी इधर ये चोंच हो गई और ये हो गया मुंह खुला। यहां पर ये बात कर लो कि मुंह खुला है ना, वो हमेशा बड़े की तरफ रहेगा। अगर वो किसी चीज को खाएगा, जैसे यहां पर मैं संख्याएं बदल देता हूं भी, बार बार 10 और 9 को लेकर आप कंफ्यूज क्रिएट कर लेंगे। फिर यहां जैसे मैं लिख देता हूं 40 और यहां केवल लिख देता हूं 20। अब इसमें आप देखो, यहां पर आप पकड़ कर लो कि मुंह खुला किसकी तरफ है, बड़े की तरफ। और बड़े को खाने के लिए मुंह को ज्यादा खोलना पड़ेगा। तब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 40 बड़ा है 20 से, ठीक है। अब आपके याद हो गया ना, मुंह खुला किसकी तरफ, बड़े की तरफ। और बड़ी चीज को खाने के लिए मुंह बहुत ज्यादा खोलना पड़ेगा। अब अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, यहां 20 यहां पर लिख देता हूं और 40 यहां पर लिख देता हूं, फिर आप कहोगे जी अब मुंह खुला इस तरफ हो गया, तब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। तब हम क्या करेंगे, पहले 20 लिखा हुआ है, तब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 20 छोटा है 40 से। इसका ये पढ़ने का तरीका हो जाएगा, मुंह खुला बड़े की तरफ। हम पढ़ेंगे 40 बड़ा है 20 से, और इसको पढ़ेंगे 20 छोटा है 40 से। तो यहां पर हमें कोई कंफ्यूजन या कोई रट्टा नहीं लगाना। हमें एक ही बात याद रखनी है कि बड़ी संख्या को मुंह खुले की तरफ लिखना है। अगर जैसे आपको कोई ये कह दे कि एक संख्या 15 है और एक 75 है, एक ये संकेत है और एक ये संकेत है। अब आपने ये संख्याएं दिखानी है भी, किसकी साइड में कौन सी लिखनी है, कहाँ लिखनी है। अब हम ऊपर हमने क्या अध्ययन किया, क्या याद रखा हमने एक चीज याद रखी कि मुंह खुला बड़े की तरफ है, तो बड़ी संख्या क्या है 75। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 75 और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 15। इसको पढ़ेंगे कि 75 बड़ी है 15 से, और यहाँ पर अपने क्या करें 15 यहाँ लिख दो और 75 यहाँ लिख दो।
तब इसको हम पढ़ेंगे कि 15 छोटी है 75 से, यानी जो इसकी चोंच है ये छोटे की तरफ रहेगी, मुंह खुला बड़े की तरफ रहेगा। किसी तरह से आप इसको और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे 8 बड़ा है 4 से और 4 छोटा है 8 से। यहां हमें यह ध्यान देना है कि मुंह खुला बड़े की तरफ है, तो पढ़ेंगे हम इसको कैसे कि 8 बड़ा है 4 से। और अब इसको पढ़ने की बारी आती है हमारी, तब हम क्या करेंगे, ये 4 है ये इसकी तरफ है, बड़े वाला तो इधर पड़ा है, तब मैं इसको पढ़ूंगा 4 छोटा है 8 से, यानी पढ़ने का तरीका दोनों का इस साइड से ही होगा। 8 बड़ा है 4 से और 4 छोटा है 8 से, यानी दोनों का पढ़ने का तरीका इस साइड से ही चलेगा। अब आपको इन दो चिन्हों में कोई कन्फ्यूजन है मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। आपको एक ही बात याद रखनी है कि मुंह खुला है वो बड़े की तरफ रखना है, जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ है ये खुला मुंह, बड़ा मुंह करेगा तभी इसको ये खा पाएगा, छोटे की तरफ है वो मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। यानी ये इसकी अपने मान लेते हैं ये इसकी चोंच है और ये मुंह है, वो मुंह खुला किसकी तरफ रहेगा, बड़े की तरफ। तो इसके अंदर बराबर है बड़ा है। अब बराबर वाले को अपने क्या है, समीकरण की सहायता से भी अपने कक्षा 6 में जैसे समीकरण क्या होती है इसमें अपने दर्शाते हैं। जैसे एक छोटी सी समीकरण लिखता हूं मैं कि x + 4 बराबर 6, ये समीकरण का एक रूप है, समीकरण है ये। अब यहां पर बराबर का मतलब क्या है, ये बराबर एक पुरानी जो तराजू होती थी उसके हिसाब से काम करता है। ये तराजू के दो पलड़े हैं, ये इधर वाला पलड़ा है इसमें कोई x में 4 जुड़ रहा है और जो इधर वाला पलड़ा है उसमें अकेला 6 है। तो तराजू को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी तराजू की डंडी होती है पुरानी घरों में ताकड़ी जिसको बोलते हैं अपने, उसको संतुलित करने के लिए कि दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, तो यहाँ पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, x की जगह अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 2 और 4 कितने हो गए, ये 6 हो गए, और बराबर कितने हैं 6। तो यहाँ पर x का मान मुझे 2 रखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी समीकरणों में मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया, थोड़ा और बता देता हूँ कि ये जो x है और ये जो 6 है या ये 4 है, ये 4 और 6 यहाँ पर क्या है, अचर पद हैं या चर राशि है, और x यहाँ पर क्या है, वो चर राशि है। चर का मतलब वेरिएबल, जिनका मान बदलता रहे। अगर मैं मान x का 0 रखता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, 1 रखता हूँ तो ये 5 हो जाएगा, 2 रखता हूँ तो ये 6 हो जाएगा, और 6 होने पर 6 के बराबर 6 आ जाएगा और हमारी समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी, यानी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो चर का मतलब है वेरिएबल, बदलने वाला, या बार बार जैसे मैं आपको उदाहरण देता रहता हूँ कि ये जो अचर पद है ना, ये 6 ही है, 4 ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। ये 4, 6, 5, 8 जो भी गिनती वाले हैं ना, इनको अपने ये मान लो कि खूंटे बंधे हुए पशु हैं ये बेचारे, इनको जो हम डालेंगे वही खाएंगे। और ये जो चर है x है, y हो, z हो, ये वेरिएबल है। ये आवारा पशु मान लो, हिरण मान लो, रोज मान लो, नीलगाय मान लो, ये क्या है अपनी मर्जी से भाई, जहाँ इनको अच्छा मिलेगा, जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ खाएंगे ये घूम घूम करके। इनकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो हम डालेंगे वही खाएंगे, और ये इनके ऊपर बाउंडेशन है। तो ये अचर राशि है और ये चर राशि है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह है, और ऊपर मैंने आपको मुंह खुला बड़े की तरफ, 8 बड़ा है 4 से। पुनः एक बार ध्यान दें, इसको पढ़ेंगे 8 बड़ा है, मुंह खुला बड़े की तरफ है, पहले 8 पढ़ना इधर से ही है, 8 बड़ा है 4 से, और यहाँ पढ़ेंगे 4
छोटा है 8 से, 4 छोटा है 8 से, तो बड़ा तो 8 ही हुआ ना। पर पढ़ेंगे इस साइड से ही, उल्टा नहीं पढ़ना, इधर से हमने इनको नहीं पढ़ना, सीधा ही पढ़ना है एक ही साइड से। अब यहाँ पर मैं बराबर से मिलता जुलता एक और लिखता हूँ यहाँ पे, चौथे नंबर पे 3 हमने किए। जैसे ये हमने पढ़ा बराबर है, अगर मैं इसके ऊपर ये और लगा देता हूँ एक, तब ये कौन सा चिन्ह कहलाएगा? इसे हम कहेंगे सर्वांग सम का चिन्ह या सर्वांग समता का। ये सर्वांग समता का निशान है। और अगर मैं सीधा लगा देता हूं ऐसे, तो इसे कहेंगे समरूप। तो गणित के अंदर गणितीय चिन्हों का विशेष योगदान है। यहां पर हम सर्वांग सम या सर्वांग समता लिखने की बजाय सीधा ये चिन्ह लगा देते हैं, बराबर के ऊपर इस तरह से एक लगा देते हैं, तो ये सर्वांग समता। और अगर मैं बराबर हटा दूं, सीधा ये लगा दूं, तो ये समरूप होता है। अब आप कहोगे जी सर्वांग समता और समरूपता क्या होती है? ये जो सर्वांग समता है ये केवल आकृतियों में ही होती है भाई, ये आकृतियों में होती है। ये आकृतियों में होती है। जैसे एक त्रिभुज है, दूसरा ही उतना ही त्रिभुज है, दोनों को हम काट लें कैंची से और एक दूसरे के ऊपर रख दें और पूरा पूरा ढक ले, पूरा पूरा ढक ले, तो वो आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वांग सम कहलाती है। सर्वांग समता का उदाहरण है अपने, जैसे ताश की गड्डी है वो दे सकते हैं, या एक जैसे सिक्के हों, या नए नोटों की गड्डी हो, तो वो सर्वांग समता के उदाहरण है। यानी एक के ऊपर दूसरी चीज को रख दें। तो सर्वांग समता के लिए क्या होगा कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी पूरी ढक ले। ये आकृतियों में ही संभव है। ताश का या नोटों की गड्डी का हम मान सकते हैं कि एक दूसरे को ढक लेते हैं। ये उदाहरण है सर्वांग समता के। यानी एक ऐसी आकृति या ऐसी कोई वस्तु जिसको दूसरी वस्तु के ऊपर रख दें, या एक आकृति को उठा करके दूसरी आकृति के ऊपर रख दें और वो उसे पूरा पूरा ढक ले। अब आते हैं समरूप के अंदर। समरूप क्या होता है? समरूप में ये होता है हमारे समरूप के अंदर कि जैसे नीम के पेड़ के नीचे नीम की निम्बोली होती है, वो गिरती रहती है, और जब नीम उगने का टाइम आता है तो नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारे पौधे हैं वो उगते हैं, छोटे छोटे पौधे। जो निम्बोली होती है, बीज होता है वो, उससे छोटे छोटे पौधे उगते हैं। और हम उनको देख करके, या कहीं पर भी नीम का पौधा है उसको देख करके हम तुरंत कह देते हैं कि ये भाई नीम का पौधा है। छोटा पौधा होता है और बड़ा होकर के वो पेड़ बन जाता है। तो समरूप के अंदर क्या है? रूप को देख करके, यानी उस जैसा रूप लगे। जैसे समरूप के अंदर है वो अपने, जैसे हाथी का बच्चा है, हाथी के बच्चे को देख करके हम क्या कहेंगे? तुरंत कह देंगे कि ये हाथी का बच्चा है या गाय का बछड़ा है। ठीक है। यानी छोटी पौधों को देख करके या छोटे बच्चों को, पशुओं को देख करके हम तुरंत कह देते हैं भी ये उस पशु का बच्चा है। हम हाथी के बच्चे को कभी गाय का बछड़ा नहीं कहते। यानी बच्चे को देख करके हम उसकी तुरंत तुलना कर देते हैं ये कि भी हाथी का बच्चा है, और बछड़े को देख करके हम तुरंत तुलना कर देते हैं कि ये गाय का बछड़ा है या बकरी का मेमना है। तो समरूप के अंदर क्या होता है? रूप समान होता है। बाकी इसके अंदर आगे रूल बहुत हैं, इनके भुजाओं के अनुपात के आधार पे वो बड़ी बातें हैं, वो भी अब कभी समझेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज है। अभी सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता होती है कि एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखें और वो पूरी पूरी
दूसरे को ढक ले। और समरूप के अंदर क्या होता है, रूप तो समान होता है परंतु आकृति छोटी बड़ी होती है। हाथी कितना बड़ा होता है, हाथी का बच्चा छोटा होता है। यानी हम हाथी के बच्चे को देख करके और ये कह देते हैं कि ये हाथी का बच्चा है। या जो भी पौधे विभिन्न प्रकार के उगे हुए हैं और अगर हमने उनका पेड़ देखा है तो हम बता देते हैं कि ये पौधा है वो उस पेड़ का है। समरूपता में और सर्वांग समता में ये समानताएं या असमानताएं क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब गणितीय चिन्ह के अंदर बहुत सारे चिन्ह हैं, उनकी हम बार बार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। जैसे एक ये छोटा सा चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है अनुपात का। अनुपात का चिन्ह होता है कि जैसे ये कह दूं मैं कि 10:20:30, 10:20:30, यानी ये इतना बड़ा शब्द लिखने की बजाय हम इतने से ही काम चला लेते हैं, रेशियो जिसको बोलते हैं। यानी ये जो नाम है ये अनुपात का नाम है, यानी इतना बड़ा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। 10:20:30। अगर हमने इसको सरल करना है तो एक एक जीरो छोड़ दीजिए। अब क्यों छोटी, 10 का भाग जाता है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 दिए 30। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर अनुपात को सरल करना है तो जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं पर एक ही संख्या का भाग जाएगा तो ही वो सरल माने जाएंगे। अगर एक संख्या पर भाग अलग अलग देंगे तो वो सरल अनुपात नहीं माने जाते। इसके साथ ही एक और आपको बता देता हूं मैं अलग से कि अगर ये चिन्ह इस तरह से आ जाए तो ये बोलते हैं समानुपात। ये किसका निशान है, समानुपात का चिन्ह है। समानुपात के अंदर क्या है, 4 राशियां होती है, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। जैसे मैं आपको लिख करके बताता हूं कि जैसे 2:3 मैंने इधर लिखा है और इधर मैं लिख देता हूं 4:6। अगर इसके बीच में ये लगा देता हूं तब हमारा क्या बन गया, इसको हम पढ़ेंगे 2:3 समानुपात 4:6। इसका भी एक रूल है आगे कि इसमें बाहर वाली संख्याओं का गुणा अगर बीच वाली के दोनों के बराबर है, यानी इन दोनों का गुणा, यानी 2 गुणा 6 ये बराबर हो जाए किसके, 3 गुणा 4 के, तो 2 छिक्के 12 और 3 चौके 12। बीच वाली दोनों का गुणा, कुल 4 राशियां होंगी इसके अंदर, 1 2 3 4, पहली चौथी दूसरी तीसरी, यानी इनको हम बीच वाली मान सकते हैं। अगर बीच वाली संख्याओं का गुणा बाहर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर आ जाता है तो वो क्या होती है, समानुपाती होती है, या ये समानुपात में हैं। जो ये उपरोक्त राशियां हैं ये क्या है, समानुपात में हैं। और अगर ये बीच वाली की दोनों का गुणा बाहर वाली के दोनों के गुणा के बराबर नहीं आता है तो ये राशियां समानुपात में नहीं है। तो यहां पर क्या है, ये अनुपात था और अगर मैं 2 इस तरह से लगा दूं तो ये क्या बन जाता है, समानुपात। अगर हम गणितीय चिन्हों को सवालों के साथ जोड़ करके सवालों के साथ में अगर करेंगे तो हमें वो याद रखने में बहुत सुविधा रहेगी, कठिनाई नहीं होगी। अब इसके बारे में अपने विस्तृत जानकारी कभी और लेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं इसका कि हमने आज ये जो चिन्ह थे इनके बारे में पढ़ा है। आपको याद हो गया होगा कि मुंह खुला बड़े की तरफ रहेगा, तो इसमें जैसे मैं संख्याएं यहाँ 15 लिख देता हूँ या 7 लिख देता हूँ, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, मुंह खुला बड़े की तरफ है तो 15 बड़ा है 7 से, और मैं अगर इनको ऐसे लिख देता हूँ तब हम क्या पढ़ेंगे, 7 छोटा है 15 से। यहाँ पढ़ेंगे 15 बड़ा है 7 से और 7 छोटा है 15 से। अब हमारे यहाँ पर हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि मुंह खुला बड़े की तरफ रहेगा। जैसे आपको अगर ये कह दे कि एक संख्या 77 है और 180 है, इनको इन चिन्हों में दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे,
तो इनके दो तरीके दोनों से दर्शा सकते हैं। पहले तो मैं लिख दूंगा कि 180 बड़ा है 77 से, और दूसरा तरीका ये भी है इसका कि 77 छोटा है 180 से, यानी मुंह खुला किसकी तरफ रखना है, हमने बड़े की तरफ रखना है। तो गणित के अंदर ये छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और विशेष तौर से जो ये हमारा काल चल रहा है कोरोना काल, इसके अंदर तो बहुत ही ज़रूरी हो गई, क्योंकि लंबा समय हमारा गुजर गया है और अब हमें समय पढ़ाई के लिए कम मिलेगा, कम बचा है, एग्ज़ाम भी हमारे सिर पर हैं। तो मेरे इन वीडियो को आप है वो बारी बारी से जब भी समय मिले घर पर देखते रहिए, बार बार देखिए और इनका मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। गणित को अगर हमने एक बार समझ लिया तो बाद में हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गणित विषय समझने वाला है, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमें बाद में कोई कठिनाई नहीं आने वाली। इसके साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।